नमस्कार साथियों, एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पिछले वीडियो में हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। व्यंजन संधि के भेद कहें नियम कौन कौन से थे, आपको 10-12 नियम आपको मैंने समझाए थे। अब हम लेकर आते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग जानते हो, संस्कृत का शब्द है। विसर्ग, ये ऊपर नीचे दो बिंदु लगी होती है ना, इनको हम विसर्ग कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है इनको। विसर्ग का उच्चारण जो होता है वो होता है। क्या उच्चारण होता है? इसका उच्चारण होता है। अब इस विसर्ग को आदेश करना, अर्थात विसर्ग में विकार उत्पन्न होना ही विसर्ग संधि होती है। क्या होती है विसर्ग संधि? विसर्ग में उत्पन्न विकार को ही हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। या इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर आए या कोई व्यंजन आए, स्वर आए या कोई व्यंजन आए, तो विसर्ग में जो विकार आता है, विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। विकार किस में उत्पन्न होगा? विसर्ग में विकार उत्पन्न होगा। जैसे मनः प्लस हर, यहां पर देखिए विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद में कोई व्यंजन आया है, तो इस विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा वो विकार ही क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि। इसमें विकार उत्पन्न होता है ओ, और ये हो जाता है मनोहर। क्या बन जाता है? मनोहर। इस प्रकार से ये किसका उदाहरण होगा? विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। विसर्ग संधि के मूलतः 4 नियम हैं। उन 4 नियमों को हमें समझ लेना है। वो 4 नियम कौन कौन से हैं, उस 4 नियमों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नंबर 1, पहला नियम। पहला नियम ये कहता है, यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व, है या कोई भी स्वर हो, तो क्या करेंगे? तो वहां पर विसर्ग को हमें सीधे ही क्या बना देना है? ओ बना देना है। क्या बना देंगे? ओ बना देंगे। ठीक है। वैसे तो इसको उ आदेश होता है विसर्ग को, लेकिन यहां ए और आ रहा है ना, इससे मिलकर गुण संधि हो जाती है और ये ओ हो जाता है। ठीक है। तो वहां पर हम डायरेक्ट ही हम क्या कर देते हैं? इसको ओ कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी आपने एक उदाहरण तो अभी देखा था, मनः प्लस हर, तो क्या बनाया? देखिए यहां विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है और उसके बाद में है आ रहा है, विसर्ग से पहले ए और उसके बाद में है आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा और ये बन जाएगा मनोहर। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं, मनः प्लस ज। मनः प्लस ज, तो क्या बन जाएगा? मनोज। इसी प्रकार से सरह प्लस ज, सरह प्लस ज, क्या बन जाएगा? सरोज। क्या बनेगा? सरोज। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे नमः प्लस नम, क्या हो जाएगा? नमो नम। क्या हो जाएगा? नमो नम। तो ये उदाहरण जो आ रहे हैं वो उदाहरण किसके हैं? ये सारे उदाहरण किसके हैं? इस पहले नियम के, विसर्ग संधि के। जैसे यशः प्लस दा, यशः प्लस दा, तो विसर्ग के बाद द आया है, तीसरा वर्ण है, तो क्या बन जाएगा? यशोदा। यशः प्लस गान, यशः प्लस गान, तो क्या बन जाएगा? यशोगान। यशोगान।
तपह प्लस भूमि, तपह प्लस भूमि क्या बनाएंगे? तपोभूमि, तपोभूमि। इस प्रकार से ये पहले नियम के उदाहरण हैं। समझ में आया होगा आपको? यानी विसर्ग से पहले ए आ हो और विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, या य रे ले व है या कोई स्वर हो, तो विसर्ग को हम क्या कर देंगे? ओ आदेश कर देंगे। स्वर इसमें एक ही आता है लगभग, वो होता है ए। ए को अवग्रह आदेश हो जाता है, ये संस्कृत में आता है, जैसे रामः प्लस अत्र, तो ये बन जाता है रामोत्र। ठीक है, तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम देखते हैं अब। दूसरा नियम है, यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा य रे ले व है या कोई भी स्वर आता है, तो विसर्ग को रे आदेश होता है। क्या आदेश होता है? रे आदेश होता है। अब देखो मैंने क्रॉस मारा है ना, ये क्रॉस किस लिए मारा है? कि ए और आ नहीं आना चाहिए, ए और आ नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर आ सकता है। और उसके बाद यानी उसके विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य रे ले व है में से कोई वर्ण हो या कोई स्वर हो, तो विसर्ग को रे आदेश होता है। क्या आदेश होता है? रे, और वो भी आधा यानी हलंत, हलंत आदेश होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल निर प्लस निह प्लस जन, निह प्लस जन, यहां विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले ई है, ए आ तो नहीं है ना, आगे तीसरा वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग को रे कर देंगे और ये क्या बन जाएगा? निर्जन। निह प्लस आदर क्या बन जाएगा? निरादर। निह प्लस आकार क्या बनेगा? निराकार। धनु प्लस धर क्या बनेगा? धनुर्धर। यजुः प्लस वेद क्या बनेगा? यजुर्वेद। धनु प्लस विद्या क्या बनेगा? धनुर्विद्या। ठीक है, इसी प्रकार से दुह प्लस आचार, दुह प्लस आचार क्या हो जाएगा? दुराचार। ठीक है, दुह प्लस जन क्या बनाओगे? दुर्जन। र हमेशा ऊपर भग जाता है और यदि आगे स्वर आ रहा है तो वह र पूरा हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए ऊपर गया है, ऊपर गया है, लेकिन यहाँ देखिए इसमें मिल गया है, क्यों? आगे स्वर आ रहा था, इस कारण से ये पूरा हो जाता है। तो ये नियम है आपका दूसरा नियम। क्या नियम है ये? यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, ई आए, ए आए, ओ आए, ऊ आए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ए और आ नहीं आ सकता स्वरों में।
ठीक है। उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, या य, र, ल, व, है, या कोई स्वर आता है तो विसर्ग को र आदेश कर देते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने ये 5-7 उदाहरण दिए हैं मैंने। अधिक एक्सरसाइज करेंगे आप इस नियम को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से ही हम इसे सीख सकते हैं। कहा जाता है ना हिंदी में, क्या, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, तो जड़ बुद्धि भी बुद्धिमान बन जाता है। कब? यदि वह बार बार अभ्यास करता है। तो अभ्यास करते रहिए, आप अच्छी तरह से संधि को क्लियर कर सकेंगे, संधि को समझ सकेंगे। नियम आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिए हैं, उस नियमों को ध्यान में रखते हुए आप उदाहरण को हल करेंगे और आसानी से सीख सकेंगे। तीसरा है, यदि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का पहला या दूसरा या श, स, स में से कोई एक वर्ण आता है तो विसर्ग को श, स, स आदेश हो जाते हैं। किसको आदेश होते हैं? विसर्ग को आदेश होते हैं। अब यहाँ 3 आदेश होते हैं तो 3 नियम आ गए। कैसे कैसे आदेश होंगे भाई? ये 5 नियमों में इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद च, छ या श आता है तो विसर्ग को ये श आदेश होगा। श, शंकरवाड़ा श आप बोलते हैं ना, शंकरवाड़ा। यदि विसर्ग के बाद में, दूसरा नियम ये कहता है विसर्ग के बाद में ट, ठ या श आता है तो विसर्ग को श आदेश होता है, जिसे आप कहते हैं षटकोण वाला। तीसरा नियम ये कहता है यदि विसर्ग के बाद त, थ या श आता है तो विसर्ग को श आदेश होता है। ठीक है, जिसे आप स्लेट वाला कहते हैं, दंत्य है। ठीक है, 3 नियम तो ये हो गए। अब 2 वर्ग हमारे पास बच गए, एक तो कैख है और दूसरा पैफ है। वो कब होते हैं तो उसका हम देखते हैं। यदि ए आ के बाद में किसी वर्ग का कै, ख या प, फ में से कोई व्यंजन आता है तो विसर्ग को श आदेश होता है, दंत्य श जिसे आप बोलते हैं। और यदि 5वां नियम है विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है और विसर्ग के बाद में कै, ख, प, फ से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है तो विसर्ग को स आदेश होता है, जिसे आप मूर्धन्य श बोलते हैं, यानी षटकोण वाला स। तो ये 5 नियम आपको ध्यान रखने हैं, तब आपको ये तीसरा नियम समझ में आएगा। कब कब कौन सा श आदेश होगा ये अच्छी तरह से ध्यान रखना। विसर्ग के बाद में च, छ, श आता है तो श आदेश होता है। विसर्ग के बाद में ट, ठ, स आता है तो विसर्ग को स आदेश होता है। विसर्ग के बाद त, थ, स आता है तो विसर्ग को श आदेश होता है। और विसर्ग से पहले ए आ हो और विसर्ग के बाद में कै, ख, प, फ में से कोई व्यंजन आता है तो विसर्ग को श आदेश होता है। और विसर्ग से पहले यदि ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है और विसर्ग के बाद कै, ख, प, फ में से कोई व्यंजन आता है तो विसर्ग को श आदेश होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार नज़र दौड़ा लीजिए, इसके बाद इनके उदाहरण हम समझते हैं, सीखते हैं। समझ में आया आपको? अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे दुह प्लस चिंता। दुह प्लस चिंता, यहां देखिए विसर्ग आया है, विसर्ग से के बाद में च से प्रारंभ होने वाला शब्द आ रहा है तो विसर्ग को हम क्या करेंगे? श आदेश करेंगे और ये बन जाएगा दुश्चिंता। ठीक है, इसी प्रकार से
नी प्लस चित, नी प्लस चित, तो क्या बन जाएगा? निश्चित। बना सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा लेते हैं, नि प्लस शंका, नि प्लस शंका, तो क्या हो जाएगा? निशंका। ठीक है। इसी प्रकार से और देखते हैं, राम है प्लस सेते, संस्कृत का तत्सम शब्द है ये, रामसेते। और देखते हैं, धनु प्लस टंकार, तत्सम शब्द है धनुष टंकार। ठीक है। इसी प्रकार से और देखते हैं, राम है प्लस षष्ठ, राम है प्लस षष्ठ, रामषष्ठ। ठीक है। और उदाहरण देखते हैं, नमः प्लस ते, देखिए तैयार है आगे तो विसर्ग को से आदेश होगा और ये बन जाएगा नमस्ते। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं, जैसे नमः प्लस कार, विसर्ग से पहले ए आ रहा है, विसर्ग के बाद में क, तो दंते से आदेश होगा और ये बन जाएगा नमस्कार। अगला, निहि प्लस कपट, विसर्ग से पहले ई है यानी ए आ नहीं है और बाद में का रहा है तो मूर्धन्य से आदेश होगा और ये बन जाएगा निष्कपट। ठीक है। और देखते हैं उदाहरण, निहि प्लस संदेह, क्या बन जाएगा? निस्संदेह। समझ गए होंगे शायद ये उदाहरण अच्छी तरह से। 5 नियम जो आपको मैंने बताए थे श आदेश करने के, वो 5 नियमों के अनुसार हमने कुछ उदाहरण लिए हैं और अधिक प्रैक्टिस करेंगे उदाहरणों की तो आपको ये नियम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब अगला लेते हैं, चौथा नियम, विसर्ग का लोप होता है। चौथे नियम में विसर्ग का लोप होता है। विसर्ग लोप कब होता है? विसर्ग का लोप यदि विसर्ग से पहले ए आए और विसर्ग के बाद में ए, विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में ए आए तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप। फॉर एग्जाम्पल, अतः प्लस एव, अतः प्लस एव क्या बन जाता है? अतएव। ठीक है, संस्कृत का तत्सम शब्द है ये थे आपके विसर्ग संधि के कुछ नियम। अब इसके हम अपवाद देखते हैं। अपवाद कौन कौन से हैं? पूरी संधि की देख लेते हैं। पहले जो स्वर, व्यंजन, विसर्ग ये बताई हैं वो सभी के देखते हैं। जैसे मूषल प्लस धार, यहाँ पर जो संधि है कोई संधि का नियम नहीं लगता है, लेकिन संधि होती है तब बनता है मूषलाधार। कई क्या करते हैं बच्चे, इसमें मूषल प्लस आधार कर देते हैं जो बिल्कुल गलत है। ये अपवाद है दीर्घ संधि का। ठीक है, ये अपवाद है।
ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, जैसे गवाक्ष, गवाक्ष, तो यहां पर गवाक्ष जो बनता है वो गो प्लस अक्ष से मिलकर बना है। तो यहां पर यदि हम देखें अयादी संधि है तो अयादी नहीं है, क्योंकि औ होता, यदि ऐसा होता तो औ होता, ओ नहीं होता, तो ये इसका अपवाद है। इसी प्रकार से विसर्ग संधि का देखते हैं, अंतः प्लस गत, विसर्ग से पहले ए आ रहा है और विसर्ग के बाद में तीसरा वर्ण ओ आदेश होना चाहिए, लेकिन यहां पर रे आदेश होता है और ये बनता है अंतर्गत। ठीक है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण, अंतः, अंतः प्लस मन, क्या बन जाएगा? अंतर्मन, क्योंकि रे आदेश होगा, यहां पर ओ आदेश नहीं होता है। तो ये कुछ अपवाद थे, और भी हैं, लेकिन साधारणतः ये पूछे जाते हैं ये अपवाद, इसलिए मैंने आपको ये समझाए हैं। ध्यान रखना, ये है आपकी विसर्ग संधि। अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक लेकर आपसे हम अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।